बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा तकी मेहदवी साहब, मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब, हज़रात गिरामी, आपको हमारी शान रमज़ान की उलमाए किराम के साथ जो मजलिस होती है उसमें बहुत बहुत खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। और आज हज़रत मैं थोड़ा सा दुखी हूँ और मुझे एक सवाल ऐसा आ गया है मेरे पास कि पहले तो जो हमारे सुनने वाले और देखने वाले हैं वो उनके दो सवालात होंगे, उसके बाद फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा। और वो सवाल जो आया है उसकी वजह से मैं इतने एक दुख में मुब्तला हूँ और मैं इंशाअल्लाह आपसे वो सवाल, अल्लाह करे कि हमें बीच में वक़्त मिल जाए इतना इस सेगमेंट के अंदर। तो जी पहला सवाल क्या है जी हमारे पास, ज़रा सुनाइएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर आयत सजदा ना पढ़ी जाए बल्कि सिर्फ तर्जुमा पढ़ा जाए तो क्या इससे भी सजदा वाजिब होगा? जी, इससे सजदा वाजिब नहीं होगा, ये ख़ास है आयत की तिलावत के साथ। तो आयत तिलावत जब आयत कुरानी जब पढ़ें तो फिर सजदा तिलावत करें। हाँ, अगर कोई वैसे ही उस मज़मून को पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इज़हार तशक्कुर के तौर पर सजदा करना चाहे तो उसकी मुमानियत भी नहीं है, लेकिन बावुज़ू होना चाहिए और मकरूह वक्त ना हो, मकरूह वक्त होना चाहिए। और हज़रत अगर मैं आयत सजदे की मैं तिलावत करते करते मैं करीब पहुँच के एक आध आयत पहले सिर्फ उसको देख के आगे बढ़ जाऊँ, तिलावत ना करूँ, उसको देख के आगे बढ़ जाऊँ, तो तब भी सजदा मुझ पर वाजिब है? नहीं, वाजिब तो नहीं है, लेकिन ये अमल जो है सख्त मकरूह है। अच्छा, मकरूह अमल है ये? शैतान ने सजदे से इनकार किया। अच्छा, तो ये सजदे में टाइम कितना लगेगा? चंद सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब इतनी सुस्ती कि यार कौन सजदा करे, ये गैर मुनासिब है। बिल्कुल उसको पढ़ना चाहिए और सजदा करना चाहिए। ये तो बड़ी कीमती बात पता चली। जी, तकरीबन यही फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अगर तर्जुमे की तिलावत इंसान कर रहा है तो सजदा वाजिब नहीं होता, लेकिन इंसान को चाहिए कि सजदा परवरदिगार को करता रहे। और ये मौका बेहतरीन मौका होता है कि इंसान सजदे में जाए, परवरदिगार के हुज़ूर झुके, और अगर अरबी की तिलावत की गई है तो यकीनन सजदा वाजिब हो जाएगा। सजदा वाजिब हो जाएगा। जी दूसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल यह है, सफ़र में फ़र्ज़ नमाज़ें कसर अदा की जाती हैं, सुन्नतें वैसे ही रहती हैं या कोई तब्दीली होती है? रहनुमाई फरमा दें। जी, कसर का ताल्लुक़ सिर्फ फ़र्ज़ के साथ है। ठीक। वाजिब तो हमारे यहाँ वितर 3 होते हैं, वो तो 3 ही पढ़े जाएंगे। ठीक। बाकी सुनन नवाफिल में कसर का कोई तसव्वुर नहीं है। ठीक। अब इसमें यह है, बाद लोग पूछते हैं कि हम पढ़ें या ना पढ़ें। ठीक। तो हमारे उलमा ये जवाब देते हैं, अगर वक्त है और तबीयत भी इस तरफ माइल है तो बहुत बेहतर और अफजल है कि पढ़ें। ठीक। लेकिन अगर तबीयत में कोई उकताहट है मिसाल के तौर पे, या किल्लत वक्त है, तंगी फ़ुर्सत है, तो फिर ये सुन्नत नवाफिल छोड़ सकते हैं, तक सुन्नत मौक़दा भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई गिरफ्त नहीं है। अच्छा हज़रत, ज़रा सफ़र की जो कंडीशंस हैं, कितने मील दूर हूँ मैं, कितने दिनों के लिए हूँ, ये भी एक दफ़ा ज़रा फरमा दीजिए ताकि। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहर से 3 दिन की मुसाफत दूर जाने पर कसर का हुक्म दिया। ठीक। अब ये 3 दिन के तयन में उलमा का इख्तिलाफ है, क्योंकि 3 दिन का सफ़र पैदल भी था, खच्चरों पर, ऊँटों पर। अच्छा, फिर स्टे भी करना है, नमाज भी पढ़नी है, क़ज़ा हाजत वगैरह से फ़राग़त भी है। तो अब 3 दिन में कितने मील फासला या कितने किलोमीटर फासला तय होगा, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है। तो हम जो कौल को इख्तियार करते हैं वो 92 किलोमीटर्स का है। और आवाम इसको, हाँ, बस ध्यान में रखें कि शहर की हुदूद से बाहर निकलें इस इरादे के साथ कि कम से कम 92 किलोमीटर्स दूर जाएंगे। तो जैसे ही शहर की हुदूद से बाहर निकलेंगे ये शख्स मुसाफिर हो जाएगा और अब कसर करेगा। और दिन कितने हों तकरीबन बीच में? अब ये कि जब तक आप किसी मंजिल पर बाकायदा नहीं पहुँच जाते तो आप मुसाफिर हैं, चाहे 100 साल सफ़र करें। ठीक। जब बाकायदा किसी शहर में पहुँच जाएँ और आप किसी की मर्ज़ी के ताबे ना हो, क्योंकि जो जिसकी मर्जी के ताबे होते हैं नीयत का उसका एतबार है। जैसे अफसर है, मातहत है, तो अफसर की नीयत का एतबार है। अगर आप अपनी नीयत में खुद मुख्तार हैं तो कम अज़ कम अगर 15 दिन ठहरने की नीयत की तो आप मुकीम हो जाएंगे, पूरी पढ़ेंगे। या अगर कम ठहरने की भी नीयत है लेकिन मकामी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो पूरी पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर आप 15 दिन से कम ठहरते हैं और मुनफरिद नमाज़ पढ़ रहे हैं, अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं इमाम के पीछे, मकामी इमाम के पीछे नहीं पढ़ रहे, तो फिर वो कसर होगी। तो जो मुसाफिर है क्या उसके पास इतनी रुख्सत है
कि वो अगर चाहे तो ज़ोहर असर साथ पढ़ ले या मगरिब इशा साथ पढ़ ले? मतलब देखें, इसमें आइमा अरबा का इख्तिलाफ है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक किल्लत वक्त की बिना पर अगर आप सफ़र वगैरह कर रहे हैं, ऐसी कोई सही ज़रूरत है तो 2 नमाज़ें जमा कर सकते हैं। लेकिन इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक ये जायज़ नहीं है। जमा की 2 सूरतें, एक जमा सूरी होती है, एक जमा हकीकी होती है। जमा हकीकी के मतलब तो ये है कि 2 नमाज़ों को एक वक्त में ले आना, ये हकीकतन जमा करना है। और जमा सूरी का मतलब ज़ाहिरी सूरत के एतबार से जमा करना। इसका मतलब है कि ज़ोहर को बिल्कुल आखिरी वक्त में पढ़ा और असर को उसके अव्वल वक्त में पढ़ा। अब ये बज़ाहिर दोनों मिली हुई है लेकिन अपने अपने वक्त में है। तो अहनाफ के नज़दीक जमा सूरी जायज़ है, जमा हकीकी जायज़ नहीं है। तकी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई सारे मसाइल इसके अंदर डिस्कस हो गए हैं और फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक बहुत सारे मसाइल के अंदर मुख्तलिफ राय मौजूद है। और मैं अर्ज़ ये करना चाहूँगा, इंशाअल्लाह एक एक का तज़किरा करने की कोशिश करूँगा और उसके साथ साथ अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि इस्लाम में कुछ चीज़ें स्पिरिचुअल है, मॉरल है और उसकी रूह इबादत जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। परवरदिगार को हर एक चाहता है कि राज़ी करे, उसकी खुशनुदी हासिल करे। अब इसके अंदर जो उलमा कराम का इख्तिलाफ मौजूद और यकीनन मनाबे की वजह से और उसके अंदर जो अहादीस आई है उसकी वजह से इख्तिलाफ मौजूद है। मैं फ़िक़्ह जाफ़री के हवाले से वो जिक्र करूँगा कि जब इंसान सफ़र के लिए निकलता है, सफ़र शरई करना चाहता है, तो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक उसका कम अज़ कम जो पीरियड है उसके लिए मसलन वो निकलता है, वो 1 दिन का भी हो वो भी सफ़र शरई कहलाएगा, 2 दिन का भी हो तब भी कहलाएगा, यहाँ तक कि 10 दिन का। 10 दिन से ज़्यादा अगर कहीं पर रुकना चाहता है तो फिर उसे पूरी नमाज पढ़ना, लेकिन 10 दिन से कम हो, चाहे वो 1 ही दिन का सफ़र हो, वापस पलट कर आ जाए, तब भी ये सफ़र शरई कहलाएगा। रुकिएगा इधर, अगर मैं 10 दिन का मेरा इरादा था कि 8 दिन में मैं चला जाऊंगा, लेकिन 7वें दिन मुझे ये ख्याल आया कि मुझे मज़ीद 5 दिन रुकना है, तो फिर उसके अंदर यही है कि अगर 7वें दिन ये ख्याल आए कि 5 दिन रुकना है तो अब भी 10 दिन के अंदर का ही आपका इरादा है, लिहाजा ये दोबारा से 10 दिन के अंदर वाली नियत काउंट होगी और इसके अंदर भी नमाज कसर ही पढ़नी है। यहाँ तक कि अगर इस तरह से इरादा बनता जाए और टूटता जाए तो 30 दिन अगर इंसान ने कसर नमाज पढ़ ली है तो फिर 31वें दिन वो पूरी नमाज पढ़ेगा। ये फिर फ़िक़्ह जाफ़रिया के नज़दीक फतवा बनता है। और दूसरी बात यह कि जो फासला है वो ये है कि शहर की बाउंड्री से निकलने के बाद 40 किलोमीटर अगर चला जाता है, क्योंकि 40 किलोमीटर उसे जाना भी है और वापस भी आना है। वैसे तो मेयार 80 किलोमीटर का है, जिस तरीके से क़िबला ने बयान फरमाया। फ़िक़्ह हनफी के नज़दीक 92 गालिबन बयान फरमाया 92 किलोमीटर्स का, तो फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक 80 किलोमीटर का मेयार है। तो 40 किलोमीटर अगर वो तय कर लेता है तो उसके बाद उससे नमाज कसर पढ़ना है, क्योंकि उसे दोबारा पलट कर आना है, 40 किलोमीटर उसमें लग जाएंगे, तो ऐसे शख्स को नमाज कसर पढ़ना है। अब जो असल उन्होंने मसला मालूम किया था वो नवाफिल के बारे में था कि नाफिला नमाजों का क्या मसला है। तो नाफिला नमाजें इंसान को पढ़ना चाहिए, सफ़र की हालत में भी हो तब भी पढ़ना चाहिए। बिलखुसूस नमाज शब के बारे में, नमाज शब को इंसान कभी भी फरामोश ना करे सिवाय एक नाफिला नमाज के, और वो एक से मुराद ये है कि कानून है वो कि जितनी भी 4 रकअती वाजिब नमाजें हैं, यानी ज़ोहर, असर और इशा, उनकी जो नाफिला नमाजें हैं उसे वो साकित कर देगा और उसे वो छोड़ देगा। इसके अलावा जितनी भी नाफिला नमाजें बनेंगी, यानी फजर की नाफिला नमाज, मगरिब की नाफिला नमाज और नमाज शब, इन्हें वो नॉर्मल तरीके से ही अंजाम देगा। जो 2 सुन्नत। अच्छा हज़रत, अल्लाह आप हज़रात को बहुत जज़ाए खैर दे। सफ़र के मामले से अल्हम्दुलिल्लाह इन हज़रात गिरामी से हमको मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ़िक़्ह के हमको मिल गए। अच्छा हज़रत, जो तकलीफ़ दे बात जो मैं आपसे करना चाहता, जो सवाल आया था मेरे पास, वो ये था कि लड़कियों की तरह लड़के भी चेन, कड़े, हत्ता के कानों में बालियां तक पहनने लगे हैं, शरीयत में इसका क्या हुक्म है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों और औरतों की मुशाबहत इख्तियार करने वाले मर्दों पर लानत फरमाई है। लानत फरमाई है। हाँ, जब इस लानत का ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से किया जाएगा तो इसका मतलब होगा रहमत से दूर कर देना। रहमत से दूर। और जब हम कहते हैं कुरान ने लानत फरमाई, किसी नबी ने लानत फरमाई, इसका मतलब होता है रहमत से दूर करने की दुआ करना, ये दुआ ज़रर। तो गोया कि अल्लाह ताला उनको अपनी रहमत से दूर कर देता है जो औरतों से क़स्दन मुशाबहत करते हैं। अल्लाह ने मर्द को मर्द बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए अपनी उम्मत के मर्दों पर सोना और रेशम को हराम फरमाया था। अच्छा। क्योंकि मर्द के लिए मजबूती दरकार है, क्योंकि जिहाद की ज़रूरत है, बाहर के मामलात उसको सॉल्व करने हैं, और रेशम पहन के और सोना पहन के नज़ाकत आती है इंसान। देखिए ना, सोने की अंगूठी पहन ले तो फिर उसको
आदमी बस रिजर्व ही रहना शुरू कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए नबी करीम ने इसको मना फरमाया। तो ऐसे हमारे जो भी नौजवान बच्चे बच्चियां हैं कि जो कानों में बुंदे पहने हुए हैं, नाक में बाज़ वक़्त वो नथ भी डाल लेते हैं, आजकल कानों के अंदर वो जो आजकल वो कोके पहन के रखते हैं माशाल्लाह, वो पौनी बांधी होती है, दूर से देखते कोई खातून नज़र बचाता है, करीब से गुजरते हैं तो मर्दाना आवाज़ आती है। तो खुलासा कलाम ये कि इस किस्म के उमूर से बिल्कुल इज्तिनाब करना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। जो असल है, जो उसूल जो बनाया गया है वो यही है कि इंसान को मर्द अगर है तो उसको औरतों से शवाद इख्तियार नहीं करनी है, और ये आखिरी ज़माने की निशानियों में से भी एक निशानी है। अच्छा। आखिरी ज़माने में जो मर्द होंगे वो औरतों की तरह और औरतें होंगी वो मर्दों की तरह। आज बालों का यही अंदाज हमें नज़र आता है कि जो लंबे बाल वाले होते हैं पता चलता है वो मर्द निकलते हैं, जो छोटे बाल वाले होते हैं वो ख़वातीन होती हैं। बेशक। तो ये आखिरी ज़माने की निशानियों में से एक है। लेकिन अब इसके अंदर उर्फ़ को देखा जाएगा, क्योंकि हुक्म शरई जो है बहुत सारे मसाइल के अंदर उर्फ़ी होता है कि क्या ये उर्फ़ की निगाह में ये जो चीज़, जैसे आपने मिसालें दी कि कड़े पहनना या हार पहनना या इस तरह के जो है कानों में बूंदे पहनना, कान के अंदर वो जो कान के अंदर मुरी करके मतलब यकीन नहीं आता कि कोई मर्द ये कर सकता है। तो बाज़ इलाकों में जो है वो ये एक राइज चीज़ है कि मर्द भी करते हैं और ख़वातीन भी करती हैं, या मर्द ज़्यादा करते हैं ख़वातीन अगर कम करती हैं। तो अगर एक जगह पर राइज हो गया है, उर्फ बन गया है वहाँ का, तो फिर वो मर्दों के अहकामात के अंदर आएगा और ये कहा जाएगा कि ये काम मर्द भी करते हैं लिहाजा ये काम जायज़ है। लेकिन अगर एक जगह का उर्फ नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन सुराख करवाती हैं अपने कान के अंदर और बूंदे पहनती है, बालियाँ पहनती हैं, और वहाँ पर मर्द अगर ये काम करने लगे तो फिर ये उसके लिए हराम काम। हमारे एक मिनट में इस बात इजाफा करें तो हमारे नज़दीक उर्फ अगर नस के मुकाबिल आ जाए, अच्छा, तो अल्लाह ताला उसके रसूल के अहकाम को फ़ाक़ित होगी, वो हम वरना तो हर गुनाह पे कोई ना कोई उर्फ कायम है। ठीक ठीक। तो हर उर्फ के ऊपर अगर अमल पैरा हो जाए इंसान, तो फिर इसका मतलब शरई अहकाम तो उठते चले जाएंगे। अर्ज करने का मकसद ये है कि जो नस जिसके अंदर आई है, जैसे फजर की 2 रकत नमाज है और वो तो 2 पढ़नी है, उसके अंदर तो उर्फ अगर 3 भी पढ़ना लग जाए, 4 भी पढ़ना लग जाए तो उसमें तो तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन एक उसूल दिया जाता है कि मर्द औरत की शवाद इख्तियार ना करे। तो अब इसके अंदर कोई बातें बयान नहीं की गई हैं कि कानों में सुराख करना, हार पहनना, कड़े पहनना या मसल लंगर बांधना, ये सारी चीजें शामिल हैं या नहीं है। एक उसूल बयान करते हैं। भाई ये तो बड़ा एक रिसेंट एक बीमारी है जो मर्दों के अंदर, जो आगे मैं बड़ा मुख्तसरन आप दोनों हजरात से ये भी पूछ लूँ, और वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, कि हजरत कितनी चांदी पहनी जा सकती है? मर्द चांदी पहन सकता है? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चांदी की अंगूठी पहनो लेकिन एक मिसकाल पूरा ना करना। ये 4.5 माशा पे बोला जाता है, इससे कम वजन, एक मिसकाल पूरा ना करना। तो खुलासा कलाम ये है कि मर्द चांदी की अंगूठी पहन सकता है, एक अंगूठी हो, नग लगा होना हमारे नज़दीक ज़रूरी है कि वो छल्ला बन जाएगा, वो फिर औरतों की मुशाबत बनेगी। नग चाहे कितना ही वजन का हो, चांदी का हल्का जो है वो तकरीबन 4.5 माशा से कम वजन से कम हो। सोने की ममानियत है मर्दों के लिए, लेकिन चांदी की ममानियत नहीं है। फिर अल्लाह आप हजरात को बहुत जज़ाए खैर दे। इंतहाई मुफीद डिस्कशन हुई अभी आप हजरात के साथ, और फिर आपसे तो इंशाल्लाह शहरी में भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हज़रत बहुत शुक्रिया आने का, कल भी ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अज़ीज़ दोस्तों, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे वसीम भाई और फिर यहाँ पर सवाल व जवाब। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिरान यूं आ गया। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। जनाब, शान इल्म में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं, और इफ्तार में जो शान इल्म होता है उसमें हम अपने ऑडियंस में से 3 अफराद को ज़हमत देते हैं कि वो यहाँ पर आकर शान इल्म में हमारे साथ हिस्सा बने, और उसकी बुनियाद होती है वो एक तहरीरी इम्तिहान जिसमें कुछ बुनियादी सवालात होते हैं। आज की हमारी 3 टीम्स में है। हमारे पहले कंटेस्टेंट है जनाब महमूद अहमद ताहिर साहब, हमारी दूसरी कंटेस्टेंट है अरूबा साहिबा, और हमारे तीसरे कंटेस्टेंट हैं सैयद शाहिद अली साहब। आप तीनों को वेलकम कहते हैं, तीनों की हौसला अफजाई करते ज़रा। थैंक यू। इनामात हैं रनर अप के लिए हिमानी हर्बल, करशी जामे शीरी और ब्लू स्टार जीन्स की, और विनर अपने साथ लेकर जाएगा यहां खड़ी हुई यूनिक की बाइक। सर, पहला राउंड, सर और मैडम दोनों, पहला राउंड बजर राउंड है। बजर बजा के चेक कर लें एक दफा, तीनों बजर बजा लें। माइक्स आप लोगों के ऑन है। पहला राउंड बजर राउंड है। सही जवाब पर 10 नंबर्स, गलत जवाब पर -10।
जब बजर बजा देंगे सवाल वहीं पर रुक जाएगा, चाहे सवाल ने आगे चलना भी हो तो जब बजर आप बजा देंगे तो सवाल वहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद जिसने बजर बजाया है उसने जवाब देना होगा, या +10 या -10, और बजर बजाने के बाद 1 लम्हा रुक जाइएगा ताकि हम फैसला कर सकें, यहाँ से भी कंट्रोल रूम से भी जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ पे बता सकें कि सबसे पहले बजर किसने बजाया है। सही जवाब पर ऑडियंस आप लोग भरपूर हौसला अफजाई करेंगे तालियां बजाकर, और आज जरा आप लोगों की हौसला अफजाई की ज्यादा जरूरत है मुझे। और गलत जवाब पर आप लोगों का भी गला बैठ गया क्या? जरा जोर से यार। हाँ चले जी, करते हैं बाकायदा आगाज। पहला सवाल ये बताइए, मुगलिया सल्तनत का सबसे पहला दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? सर लाहौर। मुगलिया सल्तनत का सबसे पहला दारुल हुकूमत था आगरा था। आपका जवाब हो गया गलत। आपने आगाज किया है -10 से। वैसे आप बता दीजिए, काफी शहर थे जो कि मुगलिया सल्तनत के कैपिटल रहे। 2 के नाम कौन बताएगा? सिर्फ 2 जो बजर बजा दे पहले। जी सर। एक तो दिल्ली रहा है, और एक दिल्ली और दूसरा लाहौर भी रहा है। दिल्ली और लाहौर, बिल्कुल ठीक है जवाब। लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सकरी, शाहजहांआबाद, बहुत सारे। अच्छा जी, अगला सवाल की ओर जाने से पहले मैं ये पहले ज़िमनी सवाल कर लूं। मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार का नाम? ये जी, मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर। मेरा बाप वो बुजुर्ग है जो मुझे आसमान से जमीन पर लाया, मगर मेरा उस्ताद वो अजीम बुजुर्ग है जो मुझे जमीन से आसमान पर ले गया। ये मशहूर ज़माना अल्फाज किसने कहे थे? ऑप्शंस दूं? अरस्तु ने कहे या कि सिकंदर आजम ने कहे? जी अरस्तु ने कहे। तुक्का नहीं लगा। मेरा भी ख्याल था कि सिकंदर आजम होगा। जवाब गलत हो गया। आपको भी -10 मुबारक हो। और आप लोगों को मालूम है ना कितनी खुशी होती है मुझे जब मैं माइनस का ये देखता हूं, जरा साइन यहाँ पे। ये अल्फाज कहे थे सिकंदर आजम ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। अगला सवाल, सिकंदर आजम अलेक्जेंडर द ग्रेट का उस्ताद कौन था? जी अरस्तु उनका उस्ताद था। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस। ये हर सवाल का जो पहला है हिस्सा उस पर बजर नहीं बजाते, जब अगला बंदा भंड मार देता है ये पूरा कैलकुलेशन करके फिर सही जवाब दे देते हैं। एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट में तकरीबन कितनी बार सांस लेता है? 72 टाइम्स। 1 मिनट में? मुझे ऑप्शंस तो आप देने देती तो आसान हो जाता मामला। नहीं, मुख्तलिफ तहकीकात मुख्तलिफ बताती हैं, लेकिन ज़्यादा तहकीकात के मुताबिक ये औसतन होता है 16 से 20 मरतबा या उससे कुछ ज़्यादा। ये तो आपने पल्स की बात कर दी। हाँ, पल्स सांस, सांस, कोई बात। 16 से 20 मरतबा। जवाब हो गया गलत। अच्छा जी, ये सवाल तो बहुत ही आसान है। इंसानी पेट में बड़ी आंत, छोटी आंत, ठीक है जी, मैं लंबाई के एतबार से पूछ रहा हूं। लंबाई के एतबार से जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत से कितनी बड़ी होती है? अंदाजा नहीं बताने तो ठीक है। ऑप्शन इस पे भी दूं? बजर बतिया, ऑप्शन नहीं मिलेंगे जी। बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत से छोटी होती है। आपने पूछा कितनी होती है, कितनी बड़ी होती है? हाँ, आपने ये पूछा है तो आप उसके लिए ऑप्शंस हैं। अच्छा, मैं और क्या क्या करूं मैं आपकी खिदमत में जरा, और क्या हुक्म है मेरे लिए? बात यह है कि मैंने इसलिए कहा लंबाई में। दरअसल इंसान की जो छोटी आंत होती है वो लंबाई के एतबार से बड़ी आंत से ज्यादा लंबी होती है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त।
छोटी आंत की लंबाई तकरीबन 6 मीटर, नहीं ठीक है, छोटी आंत तकरीबन 6 मीटर 20 फीट लंबी होती है, बड़ी आंत 1.5 मीटर या 5 फीट लंबी होती है। उन्होंने यही जवाब दिया ना, वो कंट्रोल में जरा कंफ्यूजन, यही कहा ना आपने कि छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है। ठीक है आपका जवाब। अच्छा जी, इंसानी जिस्म में मजबूत तरीन मसल मजबूत तरीन कौन सा है? हार्ट, दिल, हार्ट, दिल, मसल। दे रहा था मैं ऑप्शन। आप हमेशा मेरे बारे में ही ऑप्शन देने वाले होते हैं। मैं पहले आप लोगों को वैसे ही बहकाने की कोशिश करता हूँ कि वैसे ही बजर बजा दे, माइनस हो जाए उसके बाद। नहीं सर, नहीं मैडम, मैं आपको वैसे बताता हूँ, अब नंबर तो चलेगा लेकिन वैसे वो कौन सा मसल है इंसान का? हाथ, पैर, ठीक है, बहुत सारे मसल हैं जिसको आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें, वो थकता ही नहीं है। थकती, ये हाथ है ना, इसको आप हिलाते रहें, 5 मिनट में थक जाएंगे आप। ये पैर है, 10 मिनट हिलाते रहें, थक जाएंगे आप। लेकिन क्या चीज नहीं थकती? जबान नहीं थकती। मजबूत तरीन मसल जबान है इंसान के जिस्म में। जवाब आपका सही हुआ, लेकिन इसके नंबर्स नहीं है क्योंकि उनके -10 हो चुके हैं। दुनिया में कई समंदरों के नाम इंग्लिश कलर्स पर रखे गए। आप 2 के नाम बताते सिर्फ, किसने बताया जी? 2 के नाम। ब्लैक सी और येलो सी। ब्लैक सी और येलो सी, बिल्कुल ठीक। व्हाइट सी भी है इसके अलावा, रेड सी भी है इसके अलावा, सी व्यू भी है इसके अलावा। अच्छा भाई, शायद थोड़ा सा पता नहीं मुश्किल है। पानीपत की पहली लड़ाई किन के दरमियान हुई थी? जी सर। जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी। ये तो देखो जी, वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह। सर ये क्या हो रहा है? मेरे ख्याल है ऐसे ही दे दो भाई बाइक इनको यार। अच्छा ये मजीद तकल्लुफ की क्या जरूरत है? नहीं, अभी आगे जहां और भी है, अभी आप अच्छा हिम्मत तो नहीं आ रहे ना, मुकाबला तो नहीं आ रहे, हिम्मत तो नहीं आ रहे। इनकी दोनों की हौसला अफजाई करते थे एक दफा तालियां बजा के। दुनिया में करोड़ों अरबों इंसान हैं, जिनमें से कुछ के नंबर हो गए 60, कुछ के -30 हैं, कुछ के -10 हैं। बहुत सारे इंसान हैं दुनिया में। ये बताइए कि हर 100 बंदों में से, हर 100 इंसानों में से कितनों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे होते हैं? जी सर। किसी के भी नहीं होते। फिंगरप्रिंट्स दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, अरबों इंसान हैं, लेकिन अल्लाह की शान है हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान से कतई तौर पर मुख्तलिफ है, किसी का सेम नहीं है। बिल्कुल ठीक जवाब। बल्कि अल्लाह की क्या शान है, इस पर एक दफा सब मिलकर सुभान अल्लाह भी कहते हैं। बड़ा सादा सा सवाल है ऑब्जर्वेशन का। छींक मारते वक्त दाएं आंख बंद करते हैं या बाएं आंख? रिपीट कर। छींक मारते वक्त दाएं आंख बंद होती है या बाएं आंख? जी दोनों आंखें बंद होती है। तो बड़ा सिंपल सवाल था यार। सही है जवाब। साइंटिस्ट ये कहते हैं, मेडिकल से आगाही रखने वाले लोग ये कहते हैं कि अगर आप एक एफर्ट भी करें कि दोनों आंखें खुली रखें सीखते वक्त, एक तो बड़ा मुश्किल है और ये एफर्ट बहुत नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। ऐसी एफर्ट करने की सूरत में आई बॉल्स बाहर आ जाने का इम्कान होता है। तो ऐसी एफर्ट भी कभी ना कीजिएगा जी। इंसान, ह्यूमन बीइंग, ये बताइए इंसान का साइंसी नाम क्या है? या इंसान किसने बताया? ह्यूमस सेप्टम। जी, ह्यूमस सेप्टम। होमोसेपियन। क्या करूं? चलो दे दो। ह्यूमस सेप्टम है। होमोसेप्टम नहीं, होमोसेपियन। होमोसेपियन। होमोसेपियन मेरी मान ले, मेरी बहन मान यकीन माने, नंबर मिल रहे हैं तुझे, मान ले, बात मान ले। क्या करें भाई, सही माने जवाब या ना माने, क्या करें? चले, होमोसेपियंस इंसान का साइंसी या बोटानिकल नाम है। और ये होमोसेपियन ये किस जबान का लफ्ज है? जी, यूनानी जबान का लफ्ज है ये। ठीक, वेल डन। होमोसेपियंस के मानी क्या है? होमो का मतलब ये, सेपियंस का मतलब ये, बताएगा कोई? होमो से मुराद ये, सेपियंस से मुराद ये। जी सर। होमो का मतलब एक जैसा, होमो का मतलब एक जैसा, सेम।
नहीं, और नहीं। सेपियन का मतलब? सेपियन का नहीं मालूम। जब पूरा जवाब नहीं आता था आपने बजर की बजाय आधा जवाब। आपने खामोखा भी 10 कुछ नंबर अल्लाह माइनस। से मांगो हजरत, जवाब दो इसका। मैं तो चाहता हूँ कि हजरत टाइम की बता कुछ नंबर बने। होमो से मुराद, वैसे पहला जुमला भी ठीक नहीं है। होमो से मुराद इंसान, सेपियन से मुराद अक्लमंद। तो आपका जवाब हो गया गलत। मुझे बड़े अफसोस के साथ आपकी खिदमत में -10 पेश करने पड़े। हमें अफसोस है, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन हमारे पास आपको देने को कुछ नहीं है -10 नंबर्स के अलावा। 1919 बर्रे सगीर के मुसलमानों ने तुर्की की खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए, किसने बजाया बजर? जी सर। तुर्की की खिलाफत बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी। यही सवाल लिखा हुआ है सर। वो यार खिलाफत मूवमेंट के दो सवाल तो पूरा होना अच्छा चाहिए। एक मिनट आप दोनों को आइडिया है क्या होने लगा है, क्या पूछने वाले हैं? जवाब ना बताएं, सवाल का दो अंदाजा है। रहनुमाओं के नाम। हाँ 2 रहनुमाओं के नाम। हाँ तो फिर इस कुछ तो एंटिसिपेट करो ना। जी सर। 2 भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली। बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट आपका ठीक है कि मुकम्मल होने दें, लेकिन ये चांस भी ले रहे हैं ना। अगर वो सवाल वो ना हो जो यहाँ लिखा हुआ है, -10 हो जाएंगे, चाहे सही जवाब भी दें। इसी के पैसे हैं भाई, चांस लें ना लें मर्जी आपकी। आप भी लगाएं तो ऐसी क्या बात है, हमने तो आपको मना नहीं किया। यूनियन जैक किस, आप दोनों को आइडिया है क्या था? नहीं, ये आइडिया नहीं। नहीं है आपको हजरत? कंपनी थी यूनियन जैक। कंपनी थी? नहीं हजरत, चलो अच्छा हुआ नहीं। सर आप बताएं क्या सवाल है? ये बरतानिया के परचम को कहते हैं। किस मुल्क के परचम को कहते हैं, ये था सवाल। बरतानिया के परचम को कहते हैं, ये है जवाब। सेंचुरी होने वाली है और आपको 1 नंबर चाहिए। वो 1 नंबर में यहां लगा दो तो आपकी भी सेंचुरी हो जाएगी, क्योंकि आपके बोर्ड के आगे 00 लगा हुआ है। तो 1 लगा के 100 हो जाएगा। भारत का जो झंडा है उसके दरमियान एक गोल चक्कर है, क्या कहते हैं भारतीय उसे? हिंट, फला चक्कर ही कहते हैं, फला चक्कर। चांस नहीं ना किसी ने? नहीं लेना? हिंट दे दूं फिर चांस लेंगी? सोचूंगी। सीवीयू से तो नहीं कुछ इसमें? नहीं सर। ये बताइए उस चक्कर को अनमोल चक्कर कहते हैं या अशोक चक्कर कहते हैं? जी, अनमोल चक्कर या अशोक चक्कर बताएं। 5 सेकंड आपके पास। 5 4। अशोक चक्कर तुक्का लग गया भाई, ठीक है। बैक इनटू द गेम। नहीं मतलब 0 से आगे। नेशनल डाइट ये एक टर्म है जो कि एक मुल्क की पार्लियामेंट के लिए इस्तेमाल होती है। किससे बजाया फिर से आपने? जी सर। ये जापान की पार्लियामेंट के लिए नेशनल डाइट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और जी हाँ, उनकी सेंचुरी हो गई जनाब। सेंचुरी की सेंचुरी हो गई, शान इल्म की पहली सेंचुरी, पहले राउंड में सेंचुरी। क्या आप बता सकते हैं जापान की जो पार्लियामेंट है उसमें लोअर हाउस होता है और अपर हाउस होता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ये जापान के लोअर हाउस को कहते हैं या अपर हाउस को कहते हैं? अब इस सवाल में ही जाहिर ऑप्शन है। हाँ। तो इसमें तो कोई एक आध बुजुर्गवार तुक्का ही मार रहे तुक्का, मेरी मारे तो मार रहे, मारो घंटी और अल्लाह का नाम दोनों का मशवरा मार लें। नहीं पहले बजर बजाएं ताकि हम पक्का करें ना। पहले क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन रिपीट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लाहौर के जापान के लोअर को लाहौर कह दिया। जापान के लोअर हाउस को कहते हैं या अपर हाउस कहते हैं? मारे तुक्का मारे प्लीज। लोअर हाउस। मैंने कहा था ना मार ले तुक्का, सही हो गया जवाब। मार देना था बुजुर्गवार, तुक्का ही मार देते। हाँ अब यही है, अब तो चांस ही लेते हैं भाई। जल्दी सवाल कर रहा हूं वक्त में। पाकिस्तान की फौज में सबसे बड़ा ओहदा कौन सा होता है? जी, चीफ मार्शल। चीफ मार्शल चीफ मार्शल नहीं, आधा एयरफोर्स करीब जी। क्या यार पाकिस्तान, लेकिन यूं पाकिस्तान आर्मी का पूछ रहे? पाकिस्तान आर्मी। चलो लॉ मार्शल।
100 मार्शल मार्शल तो ठीक है ना? मार्शल तो ठीक है ना? ये वाली बात की डिग्री तो डिग्री होती है, असली हो या नकली। आपने पता है किया क्या है? आपने एक लफ्ज एयरफोर्स वालों का पकड़ा, एक लफ्ज आर्मी वालों का पकड़ दिया। एक्चुअली मैं समझी सबसे बड़ा निशान एजाज क्या है। अच्छा अच्छा, आपने ओहदा पूछा। तो मैंने क्या इब्रानी ज़बान में सवाल किया था? आपने ओहदा पूछा। अच्छा, मैं इस गलती में माजरत खाऊं आपसे, मैं आइंदा मुहतात रहूंगा, मुझे ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। भाई सबसे बड़ा ओहदा तो है फील्ड मार्शल। मान ले, दे दो यार, मान ले, क्या करें? दे दो यार, दे दो खुदा के लिए। अगर किसी और ने बजर बजा भी दिया होता ना बाद में भी, तो भी हम इनको ना मानते हैं। वैसे भी कह रहे हैं आजकल पाकिस्तान में हुकूक जो हैं इनके, इन लोगों को कम दे रहे हैं, हम दे दो। सही है। फील्ड मार्शल, बहुत कम टाइम रह गया, आखिरी 2 सवाल कर रहा हूं। फील्ड मार्शल किसे कहते हैं? कौन होता है? जी सर। फील्ड मार्शल पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा ओहदा है, जनरल के बाद होता है। वो तो सर अभी हो गया ना सवाल, कहते किसे हैं? सर इसका जवाब आना चाहिए। क्या करें तो फील्ड मार्शल बनता है इंसान? 5 सेकंड है। 5 फील्ड मार्शल वो होते हैं जिन्होंने कोई जंगें कमांड की होती हैं। नहीं, जब कोई आर्मी चीफ होते हुए महाज जंग पर जाए उसे फील्ड मार्शल कहते हैं। और जंग जीते। सही। और जंग जीते उसको कहते हैं। ये आपके 10 नंबर हो गए माइनस। पहला जवाब गलत हुआ। पाकिस्तान की आर्मी में फील्ड मार्शल एक ही साहब कह रहा है, फील्ड मार्शल अयूब खान। 10 नंबर वापस। चलो भाई अगले सवाल की अगले राउंड की जाने बढ़ रहे हैं। अब आप बजर्स भूल जाएं, अब आप नेगेटिव मार्किंग भूल जाएं, एक एक करके जान छुट्टी। हाँ, तस्वीर आपको दिखाई जाएंगी। ऑडियंस आप लोग हमारे साथ हैं, इनके साथ नहीं है, ठीक है जी। जैसे ही तस्वीर आएगी अगली आवाज आपकी होगी। 5 4 3 2 1। 5 सेकंड में आपको बताना होगा ये कौन साहब या साहिबा है। पहली तस्वीर आपके लिए, दूसरी फिर आपके लिए, उरुबा, और फिर तीसरी आपके लिए। इस तरह सबको 2-2 तस्वीर दिखाई जाएंगी। पहली तस्वीर दिखाएं जी महमूद साहब को जी। 5 बताएं। 4 नाजिया हसन। द वन एंड द ओनली नाजिया हसन, बिल्कुल ठीक। 13 अगस्त सन 2000 इंतकाल हुआ। 16 साल हो गए नाजिया हसन साहिबा की डेथ को, 16 साल। अगली तस्वीर उरुबा आपके लिए जी। हाँ जी ऑडियंस। ताहिरुल कादरी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, बजा दे तालियां, बजा दे। तीसरी तस्वीर जी। थोड़ा मुश्किल आ गया है यार, ये बुजुर्गवार से ये सवाल करना है, मुश्किल आ गया है, इसलिए आपको हिंट दे रहा हूं जी। बताएं क्या? तालीम के हवाले से है जी। तालीम के हवाले से नहीं है, पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से। हिंट दे दी मैंने आपको। 5 4 खबरें पढ़ती थी। नाम इनका यार कोई हिंट दे दो हजरत को यार। इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन में खबरें पढ़ती हैं। कोई हिंट दे दो हजरत को, माइनस से तो ऊपर लाओ यार। अच्छा हिंट दे दो दे दे यार, ताकि माइनस खत्म हो जाए। यानी जितवा, यानी इनको 0 पे लाना है। 0 तो ले आओ। चलो भाई अब आप लोग नहीं बताए। इनका नाम जो है वो कंवल नसीर है या महविश हयात है? कंवल नसीर। ठीक है आपका जवाब बिल्कुल सही। यार आप लोगों ने कहा था अब नाम, अब क्या करूं मैं। हाँ जी अगली तस्वीर दिखाएं जी सर। सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। इनके नजरियात से या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कोई भी इख्तिलाफ कर सकता है, सबको हक है, लेकिन बहुत ही नफीस इंसान, बहुत ही जबरदस्त इंसान है जी। उरुबा साहिबा कौन है? नैयरा नूर। बहुत शुक्रिया आपका, नैयरा नूर, बिल्कुल ठीक। शाहिद साहब जी कौन है ये? 5 महमूद कुरैशी। पूरा नाम बताएं। शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कल यानी कि 22 जून शाह महमूद कुरैशी साहब की बर्थडे भी है। शाह साहब को जरा तालियों की सूरत में सालगिरह भी विश कर रहे हैं। शाह साहब आप माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं एज भी बता दूं? 22 जून 1956 को पैदा हुए शाह महमूद कुरैशी साहब, ठीक है जी। अजीम। अच्छा जी 40 सेकंड है आप लोगों के पास और आखिरी राउंड है। हर सही सवाल के जवाब पर 10 नंबर, गलत जवाब पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है जी। लेकिन जब आप जवाब देंगे या आप कहेंगे पास तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना नहीं बढ़ूंगा। शाहिद भाई से आगाज करूं, ठीक है?
हाँ इनसे अपना बुजुर्ग शाहिद साहब। हाँ शाहिद साहब। शाहिद साहब बड़ा बहुत आगे जाना है आपको, बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह, हिम्मत नहीं हारनी। आपके 40 सेकंड्स का आगाज होता है। गौस बख्श बजंजो किस सूबे के गवर्नर थे, बलोचिस्तान या केपी के? बलोचिस्तान। ठीक। गज़वा-ए अहबाब में खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया? सलमान फारसी। बिल्कुल ठीक। दरियाए जहलम ज्यादा लंबा है या दरियाए चनाब? दरिया चनाब। बिल्कुल ठीक। गज़वा-ए अहज़ाब में खंदक की खुदाई कितने दिनों में मुकम्मल हुई? 6 दिन के 5 दिन? 6 दिन। बिल्कुल ठीक। यौम शोहदाए कश्मीर हर साल कब मनाया जाता है? 13 जुलाई, 31 जुलाई या 22 जुलाई? 22 जुलाई। गलत, 13 जुलाई। हजरत खतीजा के वालिद का नाम? पास। खबैलत। मज़ारों का शहर पंजाब के किस शहर को कहते हैं? मुल्तान। ठीक। हजरत मोहम्मद किस रसूल अल्लाह किस गज़वे में जख्मी हुए? पास। गज़वा-ए ओहद था। और दायरे ये सवाल की तेज़ी की वजह से एहतराम को मलूज़ खातिर रखते हुए हम वो पूरा नाम नहीं लेते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा-ए ओहद में आप जख्मी हुए थे। आप खेले तो अच्छा, लेकिन वो इतना आगे निकल गया था मामला। लेकिन अगर इतना ही अच्छा आप खेल लें तो मुकाबले में वापस आ जाएंगे। इनसे ज़्यादा अच्छा ना भी खेलें, इतना ही खेल लें तो मतलब कुछ मैच पड़ जाए शायद। ठीक है जी। इसलिए आपके 40 सेकंड्स का अरूबा आगाज होता है। चोलिस्तान का सहरा किस जिले में है? गुजरात या बहावलपुर? गुजरात। गलत, बहावलपुर। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत पीर विलायत शाह का मजार कहां है? कसूर या गुजरात? कसूर। गलत, गुजरात। अबू जहल किस कबीले से ताल्लुक रखता था? बनु कुरैश। बनु मखजूम। ताफ्ताम नामी इलाका पाकिस्तान के किस सूबे में है? केपी के या बलोचिस्तान? केपी के। गलत, बलोचिस्तान। हुदैबिया किस चीज का नाम है? कुएं का या बाग का? बाग का। गलत, कुएं का। सूबा बलोचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? सिब्बी या कोयटा? कोयटा। गलत, सिब्बी। मशहूर बॉक्सर माइक टायसन का ताल्लुक किस मुल्क से था? इसका जवाब दे भी दें। 8 सवालों के ऑप्शंस दिए, एक सारे गलत बताए। एक वैसे इन्होंने सही बताया था। कौन सा वाला? वो लेकिन वो ये था कि वो इन्होंने बनु कुरैश नहीं बोलना चाहिए था आपको। आपको बोलना चाहिए था कुरैश। अगर आप कुरैश बोलती तो वो ठीक होता आपका, क्योंकि वो अबू जहल कुरैश से तो था। तो वो आपने क्योंकि बनु कुरैश कर दिया। बनु कुरैश तो कुछ नहीं है, बनु मखजूम। और वो एक जवाब अगर आप सही दे देती ना तो कम से कम आप तो आपके नंबर इनके आधे जितने हो जाते हैं। आधे तो ही जाते हैं। वो एक सवाल रह गया। मैं एक सवाल ऐसे ही करता हूँ, सही जवाब दे ताकि आधे नंबर तो बने ना। तहरीक आज़ादी के रहनुमा सर अब्दुल्ला हारून कहाँ मदफून है? कराची, लाहौर या इस्लामाबाद? आप वाकई पूछ रहे हैं? हाँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, किसी वजह से पूछ रहा हूँ। सुनो, दोबारा पूछें। कराची, लाहौर या इस्लामाबाद? तहरीक आज़ादी के रहनुमा सर अब्दुल्ला हारून कहाँ मदफून है? कराची। देखिए, मुकाबले के बाद सही जवाब दिया ऑप्शंस का। इससे पहले 8 ऑप्शन दिए, सबके गलत जवाब दिए। बहरहाल जनाब, मुकाबला मुनासिब हुआ। असल में मेरा ख्याल है आप लोग इतना बुरा नहीं खेले, आप बहुत अच्छा खेले। हाँ, ये असल बात ये अच्छा खेले बहुत। और अमेजिंग एंटिसिपेशन। हाँ, वेरी गुड एंटिसिपेशन। यस, कि अब ये सवाल क्या होने लगा है। और वेरी वेल डन। शान इल्म का अब तक का हाईएस्ट स्कोर, तीसरा राउंड खेले बगैर 120 नंबर्स के साथ मोहम्मद ताहिर साहब यूनिक की बाइक आज अपने साथ लेकर जाएंगे। एक ब्रेक के बाद मैं जरा अपने कुछ नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ हाजिर होता हूँ। आ गया बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा